ऑनलाइन के साथ बच्चे कम सबको कन्वे हुआ अभी वो ज्वाइन करना चाहता था कि वो टाइम कर सकते इसका 0.3 होगा जे लाइक 3 होगी जिसको ने वो अपने आप उसको भी बताया ना चौकीदार को देख के बंदा है तो बंदा हेल्प ही करता है बात जरूर है हम बहुत टाइम और हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर सो स्ट्रक्चर क्या है स्ट्रक्चर को मैंने आपको कराया सबसे पहले क्या होता है फिर सप्लाई को कहें जनरेशन जनरेशन के लिए सप्लाई चाहिए फ्यूल की फ्यूल हम अपना बनाते हैं या बाहर से दोनों है लेकिन मेजॉरिटी बाहर से बाहर साहब ने फ्यूल किया और साहब ने की जनरेशन जनरेशन में एनर्जी मिक्स क्या है ज्यादा किस चीज से जनरेट करता है सर अभी थर्मल है हाइड्रोल है अभी थर्मल है 59 58% बाकी हाइड्रोल है जनरेशन की जनरेशन में आईपीपी है कितने आईपीपी है सर 45 ठीक है जनरेशन हो गई 11 जिनको जो भी वो आगे किसको बिजली देंगे एनटीडीसी स्टैंड फॉर नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच एनटीडीसी ने आगे बिजली ट्रांसमिट करनी है ट्रांसमिशन करनी किसको जाए इसको डिस्पोज क्या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इंडिविजुअली रेज है डिस्को है फेस्को है गैसको है सारी के इलेक्ट्रिकल है के इलेक्ट्रिक स्टार्ट से है वो एनटीडीसी से लेती है और जिनको से एंड उसका रेट भी अलग तो के इलेक्ट्रिक एक अलग वक्री है सो आपने डिस्कोर्स में आगे किसको दी थी कंज्यूमर से फिर डिस्को ने क्या लिया है रिकवरी ऑफ बिल्स की बिल्स रिकवर करके किसको दी गवर्नमेंट की किससे बिल्स दी पतले हालात भाइयों बहनों पतले बिकॉज आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर ये हमने किया था एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट जो न्यू है लेकिन या एफर्ट मेरे एंड पे मसला है या आपके एंड पे किसी के एंड पे मसला है लेकिन आई वुड से आपके एंड because I distinctly remember that we went through this. So इससे पहले हमने डेमोक्रेसी पढ़ी थी ये सारे आपको याद होंगे Why is this here? I have no clue. So energy crisis in Pakistan अब आई मीन कि मैंने आपको समझा दिया conceptual clarity दी है but I knew आप लोगों को short जीना चाहिए. So these are the causes of energy crisis. Energy efficiency बताया क्या? Efficiency है कि आप कितनी एनर्जी यूज करते हैं कितनी कम एनर्जी यूज करते हैं ज्यादा वो बनाने ज्यादा डॉलर एनर्जी इंटेंसिटी है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करते हैं $1 जीडीपी को दोनों तकरीबन interchangeable terms कह सकते हैं but energy efficiency is how less energy you use to produce a certain amount of goods that जितनी कम energy use करेंगे उतने आप energy efficient हो जाए sorry I am mixing it up energy efficiency is कि आपकी एक फैमिली या एक यूजर कितनी कम energy use कर रहा है कितनी कम energy use कर रहा है जबकि एनर्जी इंटेंसिटी है टू प्रोड्यूस $1 पर जीडीपी ग्रोथ आप कितने एनर्जी यूज कर रहे हैं बच्चे 4.2 4.6 क्या यूनिट क्या था मेरा बैग रिक्वेस्ट कोई चीज है ये नसरुल्ला ये एक इशू है ये मुझे पता चला आप लोगों को नोट्स नहीं मिले वो सर ने मुझे बताया कि वो देश में थोड़ा स्किप हो गया आज मिल तो कोई 8 से 10 फाइल मैंने भेजी उस साथ लेक्चर में मिल जाएंगे एनर्जी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है बिकॉज़ एनर्जी ऐसे में गया
ठीक है, सो आपके लिए इसलिए मैंने एनर्जी पे ज्यादा टाइम लगाया, इकोनॉमी की बेसिक्स पे ज्यादा टाइम। सो मैं करता हूँ, वो आने देना, वो मेरे पास मेरा आ जाना जो नोट्स, क्योंकि मैं खुद एनर्जी एफिशिएंसी में। ठीक। सो कॉजेस ऑफ एनर्जी क्राइसिस, ये मैंने वैसे आपको बोले थे, लेकिन अब मैं आपको लिख के बताऊं। सबसे पहला कॉज आपके एनर्जी क्राइसिस का आप कह सकते हैं डिमांड साइड ग्रोथ। तो किसी भी चीज की दो ग्रोथ, दो साइड, वन इज किसी भी चीज की दो साइड, वन इज डिमांड साइड एंड द अदर इज सप्लाई साइड। सो आप किसी भी फैक्टर को जब भी आपने एनालाइज करना, तो आप उसको दो तरीके से देख सकते हैं, डिमांड साइड फैक्टर, सप्लाई साइड। इसकी डिमांड साइड क्या है कि कितनी एनर्जी की डिमांड है, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी एनर्जी की डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे बर्थडे एक्सपोनेंशियली बढ़ता था। सो आप पहले कहते हैं कि दी फर्स्ट चैलेंज जो कि आपके एनर्जी क्राइसिस को दैट गिव्स बर्थ टू योर एनर्जी क्राइसिस इज द ग्रोथ ऑफ डिमांड साइड ग्रोथ ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सेकंड कॉज आप देख सकते हैं वो है सिस्टमिक लॉसेस। अब ये ऑर्डर में नहीं है, ट्रू टू माय प्रीवियस तरीका, ऑर्डर में मैं चीज आपको नहीं देता, बिकॉज आई वांट यू टू कैटेगराइज इट योरसेल्फ, ज़हन को इस्तेमाल करने के लिए, ताकि आप क्रिटिकल एनालिसिस करो। अब इसकी कैटेगरीज आपने खुद बना मिक्स है। एक और हमारा कॉज है सिस्टमिक लॉसेस, लाइन लॉसेस। मैंने एक फिगर बताया 29% अकॉर्डिंग टू के इलेक्ट्रिक की एक प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो उसमें 2021 में थी। सो दिस फिगर कुड बी 2 years ऑफ, लेकिन 29% आपके लाइन लॉसेस। अब इसके अंदर हर कंपनी के मुख्तलिफ लाइन लॉसेस में दो हैं। एक जो लॉस होगा एनटीडीसी से डिस्कोर्स तक आने, एक जो लॉस होगा डिस्कोर्स से कंज्यूमर तक। सही, एनटीडीसी से बिजली दी डिस्कोर्स को, डिस्कोर्स ने बिजली दी कंज्यूमर। जो एनटीडीसी से आ रहा है वो कांस्टेंट लाइन लॉस 10 to 15%। जो डिस्कोर्स आगे कर रहे हैं वो डिस्को की परफॉर्मेंस पे, वो डिस्कोर्स की परफॉर्मेंस। अब फेस्को, उसके लाइन लॉसेस फॉर द ईयर फेस्को इज फैसलाबाद फॉर द ईयर ऑफ 2023 वर 3%, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्को। जबकि इसको कोयटा के उसके लाइन लॉसेस वर एग्जॉर्बिटेंट, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, बट बहुत ज्यादा था। सो आपस में डिस्कोर्स की परफॉर्मेंस भी वेरी करती है। ये आपने अपनी चीज, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप रिकमेंडेशन देंगे इसको सॉल्व करने की, सो उसमें आप डिस्कोर्स की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने की बात करें। यहाँ लाइन लॉसेस आपके कम हो। ये चीज समझ आई? कॉन्सेप्चुअल चीज समझ आई? आपको समझ आई? आप घूमी घूमी लग, ठीक हो गया। तीसरी चीज, रिलायंस ऑन पावर जनरेटेड थ्रू इंपोर्टेड फ्यूल। फर्नेस बे, मैंने आपको एनर्जी मिक्स कराया क्या? कितना? 59% है। मैंने 59% को मजीद डिवाइड किया था हमने। So as of July 2021, जुलाई 2021 में ये एनर्जी बहुत लेटली एनर्जी का के ऊपर काम इमरान खान की हुकूमत के हित पे वो जब ताबिश था उनके जल में एनर्जी के उस टाइम के ऊपर यूनिट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाज 37 था। अब कितने हो गए? 43 हो। इसके अंदर से अगर आप अपना एनर्जी मिक्स देखें तो इट वाज 26% हाइड्रोजन, 8% न्यूक्लियर, 5% बाकी रिन्यूएबल था, जिसमें आपके पास सोलर आ जाता है, विंड आ जाती है, और क्या आता है? बायोमास। पीछे क्या आ गया? थर्मल। 26 प्लस 8 कितना होता है? 26 प्लस 8 कितना होता है? 34 प्लस 5 कितना होता है? पीछे कितना रहेगा? तो ये यही फिगर है, 59 to 61%। तकरीबन आपका थर्मल है। इस थर्मल के अंदर से भी
एक और डिवीजन निकलती है, एंड ये डिवीजन है RLNG क्या होती है? डी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। Welcome, sir. Sir, board is not visible. दिस नॉट। चलिए इसकी मैं तस्वीर आपको ग्रुप में भेजो। 20% RFO। What is RFO? क्या बाकी कोल 13% कोल कोल जैसे 26 20। तो ये कैटेगरीज है, ये आप अपने पास एनर्जी मिक्स में रख सकते हैं। अब आपके पास नेचुरल गैस निकलती है, RLNG के टर्मिनल आप कतर से खरीदते हैं हर साल 26% ये। रिफाइंड फर्नेस ऑयल कैसे बनाते हैं? क्रूड ऑयल से बनाते हैं, जो कि आप इंपोर्ट करते हैं। पहले आप इंपोर्ट करते थे, फिर अब गल्फ कंट्री से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं आज भी। फिर आपने बीच में कहा हम रशिया से करेंगे। रशियन ऑयल की कॉम्पोजिशन ऐसी है कि फर्नेस ऑयल कम बनता है, एंड ऐसे ऑयल ज्यादा बनते हैं जो कि आपके रिफाइनरीज प्रोसेस नहीं कर पाते, इसलिए आपने वो एक्सपेरिमेंट भी छोड़ दिया एक दो क्या आने के बाद। कोल कहाँ से लेते हैं? आपका अपना कोल है? कहाँ है? कौन सी टाइम पे कोल? वर्सटाइल। वर्सटाइल कोई टाइप है? कोल की कितनी टाइप्स होती है? कौन सी? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बाइट्यूमिनस और एससीपी। आपके पास लिग्नाइट है, which is लिग्नाइट है, लिग्नाइट है। मेरे भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जो है ना अपनी शक्लों की वजह से उड़ा दिए। आप लोग ऐसे देखते हैं, मैं वैसे ही सोच रहा हूँ। Recording in progress. सो कोल की सब बाइट्यूमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और बाइट्यूमिनस ये चार टाइप्स होती हैं। सबसे वैल्यूएबल मिनरल से एंथ्रासाइट है टॉप लाइन, और सबसे कम वैल्यूएबल लिग्नाइट। लिग्नाइट आपके पास है, कुछ आपके पास सब बाइट्यूमिनस भी है। तो लो क्वालिटी कोल, उससे बिजली नहीं बन पाती, तो आप कोल भी इंपोर्ट करते हैं कहाँ से? ज्यादातर चाइना से और ईरान से। ठीक, तो ये भी कहने का मकसद है रिलायंस ऑन पावर जनरेटेड थ्रू इंपोर्टेड। इसकी एविडेंस में आप ये लिख सकते हैं, इसकी एविडेंस में आप ये लिख सकते हैं। मैंने आपको एक फिगर ये भी दिया था, हाउ मच ऑफ आवर जीडीपी इज या हाउ मच ऑफ आवर बजट इज एक्सपेंडेड या हाउ मच ऑफ आवर इंपोर्ट्स आर ऑयल। कितनी इंपोर्ट्स ऑयल है? 29% है। 29% of your import bill is spent on oil and petroleum products। शायद 29 है या 41 है, मैं ये भी भूल गया। बाकी कोई लेकिन ये फिगर्स आपकी उस पे होने चाहिए, ये मैंने आपको पिछली दफा लिखवाया था मतलब। मैं गलती है कि मुझे लिखना चाहिए। सर बोर्ड नजर नहीं आ रहा, काइंडली कैमरा पे थोड़ा उस साइड पे घुमा। जी सॉरी सर बोर्ड नजर नहीं आ रहा, ऑनलाइन हम जो बैठे हैं ना सर बोर्ड नजर नहीं आ रहा, जिस साइड पे आपने फैक्ट्स लिखे हैं वो सारे नजर ही नहीं आ रहा। वो उसकी मैं आपको तस्वीर भिजवाता हूँ, डोंट वरी। बाकी आपको स्लाइड स्क्रीन पे नजर आ रही है? सर वो ब्राइट सारी नजर आ रही है। इधर स्क्रीन पे आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं है अभी? नहीं सर वो पुरानी स्लाइड है। रुक जाए, मुझे स्क्रीन शेयर करना है।
मैं क्या बताऊं आपके साथ, सॉरी माय बैड। इसका भी मैं आपको फिगर देता हूँ कि कितनी होती है, लेकिन आई थिंक इट इज समवेयर इतना ही है, तकरीबन 30 to 40% ऑफ योर इम्पोर्ट बिल इज स्पेंट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दे दूंगा, ये अगर मैं ना दिया मुझे नहीं आता। इधर आपने ये स्लाइड इधर भी शेयर करूंगा, या तो उनको बोर्ड अच्छा नजर आए क्योंकि वो कह रहे हैं मैं बोर्ड नहीं नजर, ये इधर तो शेयर होगी अभी कॉस्ट है शेयर। हाँ अच्छा ठीक ठीक, थैंक यू। अब आ रही है, अच्छा दिस इज कनेक्टेड टू दिस, ओके जी Yes, सर। sir. ठीक है। सो ये तीन मैंने इन्हें पढ़ाए हैं, डिमांड साइड ग्रोथ, सिस्टमिक लॉसेस, रिलायंस ऑन पावर जनरेटेड फ्रॉम इंपोर्टेड फ्यूल। देन इसकी तस्वीर ले लेना, ये बात ग्रुप में भी ठीक हो गया। अब हम आगे जा रहे हैं, सीजनल रिडक्शन एंड हाइड्रो पावर अवेलेबिलिटी। अब जो 26% आपकी हाइडल है वो आपको कंसिस्टेंट नहीं है, एंड ये जब आप एनालिसिस करेंगे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का और कन्वेंशनल रिसोर्सेज का, तो आपको ये चीज पता चलेगी कि हाइडल जब हमारी ज्यादा मिक्स होती थी 60%, तब मसला ये था कि हाइडल पूरे साल तो पानी आपके पास होता ही नहीं, मानसून सीजन में आपके पास आता है, वो सीजनल है, सो इट इज नॉट continuously available, so it's seasonal availability. This is still an issue because 26% of your power is generated at big dams such as Mangla, Tarbela and तीसरा बड़ा डैम दसू बना है। Absence of comprehensive and integrated energy, ये भी मैंने आपको समझाया था, I can distinctly remember। आपकी मिनरल कौन देखते हैं, मिनरल की एक्सप्लोरेशन कौन देखता है, कोई मिनिस्ट्री फॉर मिनरल है आपकी, टेंशन ले गया सो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन आपकी देखती है कि इंडस्ट्री के अंदर आप एनर्जी कंजर्व करोगे या नहीं। अगर आपने, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने एनर्जी के अंदर पैसे बचाने तो कौन उसको देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है पैसे बचाना। अगर आपने इंडस्ट्रीज के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन पे जाना है तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है। अगर आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है एनर्जी की तो उसके लिए प्राइवेटाइजेशन बोर्ड है अलहदा, प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, लिख लेना, प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड। अगर आपने एनर्जी के टैरिफ पे बात करनी है तो नेपरा है, विच इज एन सेपरेट इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी। अगर आपने न्यूक्लियर एनर्जी पे जाना है तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, वो एक सेपरेट बॉडी है। अगर आपने प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपने इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड थ्रू वाटर पे जाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, जिस वापटा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अंदर आ जाता है। अगर आपने मिनरल्स के थ्रू एनर्जी बनानी है तो पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। So do you see every part of the energy sector is given to a separate ministry or a separate authority? इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन कौन कराता है? Who coordinates between them? Who integrates the planning and execution of policies? No one. That is why we say that there is absence of comprehensive and integrated energy strategy. सही है? So you can उसकी supporting evidence में आप ये लिख सकते हैं कि वाटर देख रहा है, न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी देख रहा है, प्राइवेटाइजेशन बोर्ड देख रहा है, मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन देख रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री देख रही है, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन देख रही है। फिर छठा आपका मसला नॉन रिकवरी ऑफ बिल्स इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट। हाउ मच डू यू फील वी लूज इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी थ्रू इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट? आज तक किसी फिगर के have you come across such a figure? फोन लाए थे? कौन फोन लाया हाथ पर? Google it. How much of percentage of GDP we lose through electricity theft?
percentage of GDP lost by Pakistan through electricity theft. This goes for online students as well. You can Google it as well. सेवनटीन %. कब का फिगर है? हाँ, सो मेरे इतना ही था, तकरीबन मेरे ज़हन में था 10 to 15 के अंदर कुछ था। बट वी लूज, हमारा जो टोटल जीडीपी है, दैट इज कितना जीडीपी है हमारा? हमारा टोटल जीडीपी कितना? In dollars, what is our total GDP? मैंने ये बताया था, ये भी बताया. Some people say it is 340 billion US dollars, some say it is 362, some say it is 380. There is no exact figure. ये इनके अंदर है 340, 360, 380 के अंदर ही. So इस 360 का 17%, 10% होगा 36 बिलियन का, 20% होगा 72, तो 17 मान जाएगा 60 बिलियन US dollars per year you lose in electricity. This is what the figure says. 17% of GDP means that 60 billion US dollars potentially जो आपके पास है नहीं, ये नहीं कोई उठा के आपसे देगा, ये आपके पास होने चाहिए, लेकिन आपने रिकवर नहीं किए क्योंकि हम जैसे अवाम टांके डाल देते हैं, टांके कुंडियां, ये कुंडियां नहीं, कुंडे मीटर पीछे कर देते हैं, ट्रांसफार्मर अपने लगाए होते हैं, बड़े 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 काम करते हैं. That cost the exchequer 60 billion US dollar. आप अगर इतनी इनोवेशन आप बता रही हैं, जीडीपी नहीं आपने बताया, मैग्नेट आपने बताया. 348. So do you get this point? Electricity theft of इसकी एविडेंस आ गई है पास. आगे चलते लैक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन समझा चुका हूं. क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एब्सेंट. अब ये इसकी बात हो रही है, ये जो ये पॉइंट दिया था ना, एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी, इसके मजीद अंदर 3 पॉइंट. एक मैंने कहा कि इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन नहीं है, दूसरा मैंने कहा कि क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी नहीं है. वाटर के ऊपर वापटा भी कर सकती है, लेकिन हमारी एक एनर्जी डिवीजन भी है जो अपना पूरा उसका हेडक्वार्टर है, एनर्जी मिनिस्ट्री भी है. आजकल एनर्जी का मिनिस्टर कौन है? केयर टेकर. चलो केयर टेकर छोड़ दो, पिछली हुकूमत में पीडीएम में एनर्जी का मिनिस्टर कौन? उसको भी छोड़ दो, पीटीए के दौर में एनर्जी का मिनिस्टर. ये अब मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट टू यू कि सिर्फ कह देने से कि मैं सीएसएस का एस्पिरेंट हूं, आप सीएसएस के एस्पिरेंट नहीं. सीएसएस के एस्पिरेंट्स सीएसएस के लिए पढ़ते हैं, एंड योर करंट अफेयर्स आर लैकिंग. आप लेक्चर से कुछ नहीं सीखोगे अगर आप जाके कुछ पढ़ोगे. अब एनर्जी का मिनिस्टर आपको कौन लेक्चर दे? कैबिनेट के मिनिस्टर्स के. चले है. सो क्लियर एनर्जी की अपनी एक मिनिस्ट्री भी है. So there are clear lines of authority absent. एक ही चीज के ऊपर जब 2 authorities हो, then that becomes interagency term box. बाबडा वाले कहेंगे इसके ऊपर हम करेंगे सर, वो कहेंगे हम करेंगे, नेपरा वाले कहेंगे टैरिफ सिर्फ हम सेट कर सकते हैं, फाइनेंस डिवीजन कहेगी कि नहीं एनर्जी के अंदर इतने पैसे बढ़ाने हैं बिकॉज हमें इतनी रिकवरी चाहिए, नेपरा कहेगी टैरिफ तो कितने सेट कर सकते हैं. इंटरएजेंसी टर्म बॉक्स. तो ये 3 पॉइंट इसी पॉइंट की अंदर रखे हैं. मुसद्दिक मलिक, थैंक यू बिलाल, थैंक यू सो मच. याद आए? शर्म आई है? नहीं आनी भी, शर्म नहीं आने, शर्म को कभी नहीं आता. तो अगला कौन आदत है? गवर्नमेंट फंडेड सब्सिडीज एंड डिफॉल्ट्स कंट्रीब्यूट टू सर्कुलर डेट. अब ये जब मैं सर्कुलर डेट का भी दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको 1-2 ग्राफ दिखाऊंगा, उसमें आपको ये पॉइंट समझ आएगा कि सर्कुलर डेट जब बन जाता है तो हुकूमत जितने भी हुकूमती
एजेंसियां हैं, फर्ज करो आप एक हुकूमती एजेंसी हो, आपका बिल है, आप वो बिल नहीं पे करते वापस, आप अपने डिस्को को आप वो बिल नहीं पे करते, कहते हो कि जी एंड पे काट लेंगे। एंड पे आपको हुकूमत की तरफ से जो आपने बजट रखा होता है कि ये बिजली के बिलों का आएगा, वो नहीं आता, क्योंकि हुकूमत उतना टैक्स नहीं करती, बस वहां से नहीं आया, आपने वहां नहीं दिया। लेकिन अब डिस्कोर्स ने किसी को तो कहीं तो वो पैसा जाना है, वो पैसा किधर जाता है? सर्कुलर डेट, वो डेट बनना शुरू होता है। तो फिर गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू पे ऑफ दैट डेट सब्सिडीज देती है कि भाई इतना सब्सिडाइज करके हमने इनका बिल उठा दिया। इसी तरह प्राइवेट कंज्यूमर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक्सपोर्टर्स को भी गवर्नमेंट कहती है कि जी वो एक्सपोर्टर आके जीतता है, वो कहते हैं पर यूनिट बिजली 40 रुपए हो गए, मेरा प्रोडक्ट जो पहले 15 रुपए में बन रहा था अब वो मुझे 20 से 25 रुपए का पड़ा। बाहर 7 वाला मुल्क को फिर भी 15 में बना रहा है, तो कोई किसी का दिमाग खराब है तो मुझे ऑर्डर देगा कि ये प्रोडक्ट मुझे दे, तो आप मुझे बिजली सस्ती है। तो हुकूमत उन्हें कहती है कि आपके लिए बिजली है 35 की, लेकिन आपके लिए 25। ठीक है, आप 25 में करें, आप कंप्लीट करें। अब ये जो 25 और 35 में 10 रुपए ये कौन देगा? गवर्नमेंट, दैट इज अ। ठीक है, सो गवर्नमेंट एंड्स अप पेइंग डेट टू इटसेल्फ व्हिच इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर। ठीक, ये मैं आपको भी समझाऊं, तो दिस इज आल्सो एन इशू। अगर ये आए तो इस तरह करके कोई साइकिल बना दोगे तो बड़ा मजे का बन जाएगा ये कॉज। फ्यूल मिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इन 90s ये समझाई थी 1994 की एनर्जी पॉलिसी। 1980s में एनर्जी की कोई शॉर्टफॉल नहीं है, 60% हाइडल है। 1994 में एनुअल शॉर्टफॉल 2000 मेगावाट हो गए। आपने कहा कि हमें तकरीबन शॉर्टफॉल 2000 मेगावाट होगी, एनुअल शॉर्टफॉल 960 हो, तो आपने कहा 960 मेगावाट एनर्जी चाहिए हर साल सिस्टम को। आपने कहा हाइडल लगाएंगे, डैम बनने में 20 साल लग सकते हैं, इतनी देर में तो ये लोग हमें खा देंगे। सो आपने कहा जल्दी जल्दी क्या लगाते हैं? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट्स लगाने के लिए जब आपके नाम लगे, आपने कहा हमारे पास तो पैसा कहां से है, इतने तो हमने नहीं। तो आपने कहा किससे लगवाते हैं? प्राइवेट से। वहां से आई बर्थ आईपीपीज। एंड आईपीपीज को आपने इतने लुक्रेटिव टर्म्स दिए, आपने उन्हें कहा कि भाई अब आईपीपीज को कैसे आप कन्विंस करो कि एक हुकूमत जो हर 2 साल बाद चेंज हो जाती है उसमें मैं अपना पैसा लगाऊं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाऊं। तो आपने उनको ऐसी टर्म्स दी कि वो रेजिस्ट नहीं कर सकते। एंड वो टर्म्स क्या थी? कैपेसिटी पेमेंट्स, कि आपने जितनी कैपेसिटी का प्लांट लगाया है उतनी कैपेसिटी के अगेंस्ट आपको बेशक बिजली उठाए ना उठाए आपको इतनी पेमेंट आएगी, एंड दैट टू इन डॉलर। पेमेंट रुपए में नहीं होगी, डॉलर में। तो अगर डॉलर का रुपया डिप्रिशिएट करता है, डॉलर के मुकाबले में कमजोर होता है, तो आपको पैसे एक्चुअली ज्यादा देने पड़ेंगे, बिकॉज आप तो टैक्स रुपए में लेते हो लोगों से, डॉलर में। ये बात समझ आ रही है? तो आपने उन्हें कैपेसिटी पेमेंट्स दिए और उनको प्लांट के ऊपर बड़े अच्छे लुक्रेटिव टर्म्स दिए, अच्छे रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दी, उन्होंने प्लांट लगा। सबसे पहली आईपीपी हब लगी एंड इट वाज अ सक्सेस। 2 मिनट के साल के अंदर अंदर आपके शॉर्टफॉल मीट हो गया, लोड शेडिंग खत्म, लो पुश। वर्ल्ड बैंक ने की स्टडी की पाकिस्तान के सक्सेसफुल एनर्जी मॉडल, एंड वो सक्सेसफुल एनर्जी मॉडल आके फिर आपके सामने, because no one could see कि 10 to 15 years down the road ये circular debt भी बनता है। The policy in itself was not an issue, but failure to see कि 10 से 15 साल बाद ये बनाएगा and failure to take steps वो issue, that was an issue। तो ये हुआ एंड 2013 में आपका मिक्स 59% थर्मल एंड 26% हाइड्रो, यानी ये पूरा आपने एक स्टेप किया। तो ये आपके लिए डॉलर किस तरह आप एग्जाम में दिखा सकते हैं। ठीक है, एरो के जरूरी नहीं है कि एरो के अंदर हो, एरो नीचे लगी हो, एक इधर नहीं हो, फिर ये हो सही है। तो दैट इज क्लियर। आखिरी अनअट्रैक्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड रेड टेपिज्म फेल टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल एक्सप्लोरेशन। अब ये वाला पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि आप एनर्जी जनरेट करते हैं, सप्लाई किस, तेल कहां से लेते हैं? बाहर से। अब आप में से कोई अक्लमंद बंदा वो ये पूछे कि सर अगर हम अपना तेल बनाना शुरू करें तो हमारा मसला हल ना हो जाए। मैं आपसे कहूंगा कि तेल बनाया नहीं जाता, तेल
डिस्कवर किया था आपने। सो उसका अगला सवाल होगा कि सर डू वी हैव पोटेंशियल फॉर ऑयल डिस्कवरी? यस वी हैव पोटेंशियल फॉर ऑयल डिस्कवरी। वो कहेगा फिर मैं कहूंगा कि सी के नीचे एक्सप्लोरेशन है, बलूचिस्तान में प्रेडिक्टेड है। According to a study, Pakistan has the ninth largest shale oil reserves in the whole world. Ninth largest. और उसके पता नहीं पर बैरल, ये भी मुझे रिमाइंड कराना, तो आप रिमाइंड करो। रिमाइंड करोगे कैसे? नहीं होगा, आप छोड़ दो, चलो मैं रिमाइंड करा दूंगा खुद अपने आप पे रिमाइंड कि ये भी मैंने आपको पर इन बैरल देना है। वैसे मैंने आपको बता दिया नाइन्थ लार्जेस्ट, ठीक है। यूएस इज द लार्जेस्ट, पाकिस्तान इज द नाइन्थ लार्जेस्ट। सो नाइन्थ लार्जेस्ट शेल ऑयल रिजर्व्स आप टैप क्यों नहीं कर पाते? अगला बंदा, ये अक्लमंद बंदा ये सवाल पूछेगा, शेल ऑयल दो, एक है ना क्रूड ऑयल, एक है शेल ऑयल। पाकिस्तान हैज द नाइन्थ लार्जेस्ट शेल ऑयल रिजर्व्स इन द होल वर्ल्ड, नाइन्थ लार्जेस्ट। और उसके पता नहीं पर बैरल, ये भी मुझे रिमाइंड कराना, तो आप रिमाइंड करो। रिमाइंड करोगे कैसे? नहीं होगा, आप छोड़ दो, चलो मैं रिमाइंड करा दूंगा खुद अपने आप पे रिमाइंड कि ये भी मैंने आपको पर इन बैरल देना है। वैसे मैंने आपको बता दिया नाइन्थ लार्जेस्ट, ठीक है। यूएस इज द लार्जेस्ट, पाकिस्तान इज द नाइन्थ लार्जेस्ट। सो नाइन्थ लार्जेस्ट शेल ऑयल रिजर्व्स आप टैप क्यों नहीं कर पाते? अगला बंदा, ये अक्लमंद बंदा ये सवाल पूछेगा, शेल ऑयल दो, एक है ना क्रूड ऑयल, एक है शेल ऑयल। यूएस के पास शेल ऑयल, इनके पास क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल रिफाइन करना पड़ता है, शेल को भी रिफाइन करना पड़ता है। किसी की एनर्जी के अंदर डिग्री है तो मैं आपको समझा दे, आई एम नॉट श्योर कि शेल और क्रूड में फर्क है, बट आपको जैसे ये पता होना चाहिए कि इसको भी रिफाइन करना, बट इट इज अ टाइप ऑफ ऑयल रिसोर्स एंड यूएस अगर इसको बेच रहा है तो इसका मतलब है रिफाइनरी की टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, रिफाइनरी की टेक्नोलॉजीज हैं। तो लेकिन ये भी मैं आपको बताऊंगा, शेल और क्रूड, ये मुझे खुद भी पता होना चाहिए। मैं एक एनर्जी वाले बॉय से पूछ लेता हूँ थोड़ा अच्छा। क्या? हाँ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, कोर्स खत्म होगा, सब कुछ बताएंगे, ठीक। शेल और क्रूड के अंदर फर्क बताना आप। अब अगला बंदा मेरे से पूछेगा कि सर अगर है नाइन्थ लार्जेस्ट तो फिर निकालते क्यों नहीं है? मैं कहूंगा, वो कहेगा आपके पास नहीं, बाहर तो है, मतलब मेरे पास भी, मैंने थोड़ी निकाला, गवर्नमेंट के पास है, बाहर तो है। आप बाहर के किसी बंदे को कहें कि आप निकाले, जैसे नॉर्वे का मॉडल, जैसे उन्होंने अट्रैक्ट किया आपको, तो आप कहें कि भाई आके निकालो, इतने परसेंट रॉयल्टी आपकी इतनी है, जिस तरह वो बाकी मुल्कों में जाते, तो आप, मैं कहूँगा बात ठीक है, लेकिन हम उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर पाते इंटरनेशनल एक्सप्लोरेशन। क्यों? क्योंकि जो हमारी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है और जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म है उसमें मसला। ईज ऑफ बिजनेस इंडेक्स में पाकिस्तान कहाँ खड़ा? व्हाट इज पाकिस्तान रैंकिंग फॉर ईओबीआई इंडेक्स? गूगल, गूगल सारा चमचे में मुंह में गूगल 52 198, दैट इज नॉट राइट। इतना ऊपर पाकिस्तान मेरी जिंदगी में चला जाए, कितनी? इट इज आइदर 91 आइदर 112, इन दोनों में से बताएं कौन सा? EOBI, Ease of Business Index 108, 1 मैंने वाले लेवल का चले हैं, पोटैटो नहीं आप बहुत आगे, 108 है ये, 112 108 108 आउट ऑफ, तो ईज ऑफ बिजनेस हमारा कम है, अच्छी बिजनेस एनवायरनमेंट है, आउट ऑफ मेरे ख्याल से 150 160 कंट्रीज होंगी, सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज नहीं गिने। सही है, सो यू कैन आल्सो राइट दिस that it isn't even your army chief has agreed to this. He says कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आती क्योंकि जो आप बनना चाह रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स वो नहीं आने देते। बस किसी के ऊपर तो डालना, किसी के ऊपर तो डालना, भाई ब्यूरोक्रेट चल ही नहीं सकता जब तक इन लोगों की वो ना हो। तो ये अगर इतने मुल्क के सके हैं तो अच्छे वाले ब्यूरोक्रेट्स को
पाकिस्तान में ऐसा नहीं है अच्छा ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान में अच्छा ब्यूरोक्रेट या ओएसडी है या वो कहीं सेक्रेटरिएट में बैठा हुआ फील्ड में नहीं, अच्छी पोस्ट में नहीं, मसला है अच्छे ब्यूरोक्रेट्स काफी। तो उसने इसलिए SIFC बनाया। डू यू नो व्हाट इज SIFC? कोई प्लीज कह दे यू नो व्हाट इज SIFC प्लीज। व्हाट इज SIFC ताबी प्लीज, मेरी गुजारिश आप। थैंक यू। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वो दैट इज मेंट टू कवर दिस। उसमें ब्यूरोक्रेट्स को निकाल के वन विंडो एंट्री है कि यहीं आए, यहीं अपने पैसे दें, यहीं से अपना काम लेके जाए, ये आपको तंग नहीं करे। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इस पे सवाल भी आ सकता है। आप खुदों की तरह मेरा मुंह देख रहे हैं सारे, इस पे सवाल भी आ सकता है इन 2024 because this is one of the hottest things that your country has done. इसके अंदर मिलिट्री के बंदे भी बैठे हुए एंड इसके अंदर इसको एक सिविलियन लीड करेगा एंड इट इज वन विंडो एंट्री इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने। आपसे पूछेंगे इसके ऊपर एनालिसिस मांगा जा सकता है। जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा ना, जो हॉट टॉपिक्स पर, उसके अंदर होगा। सो ये कॉजेज हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, अब एनर्जी क्राइसिस के इम्पैक्ट्स क्या हैं, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोशल, एनवायरमेंटल, नेशनल। ये इकोनॉमी पे सबसे पहले स्टाइमी लफ्ज अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर ले, किसी चीज को रोक देना, बिल्कुल। स्टाइमीज मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर, इसमें आई वांट यू टू राइट दिस एविडेंस। वर्ल्ड बैंक ने सर्वे किया 2018 में पाकिस्तान में और उन्होंने ये फिगर दिया 67% बिजनेसेस ने सर्वे को जवाब दिया कि the most significant obstacle to business growth is energy crisis. 67%, जबकि सिर्फ 11% ने कहा करप्शन और 5% ने कहा क्राइम। तो उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्री को सबसे बड़ा हर्डल है वो क्या है? प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओके, ये लिख लो, क्या नाम है जो हुआ है, आपको दे रहा हूँ, स्टैट्स दे रहा हूँ, आपने खुद तो नहीं ढूंढना है, वो मुझे पता है, और आपने फिर याद भी नहीं रखनी, वो भी मुझे पता है, इसके लिए ताकि आपके पास सबूत हो के मैंने बताया। सो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वर्ल्ड बैंक ने 2018 में सर्वे किया पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने, 67% ने कहा सबसे बड़ा हर्डल हमें क्या है? एनर्जी। सिर्फ 11% ने करप्शन का और 5% ने गैप देखें। दूसरा, हाई टैरिफ्स एरोड परचेजिंग पावर, इसके ऊपर भी एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। परचेजिंग पावर को पता है क्या होती है? कुव्वत खरीद, सुना है लफ्ज कुव्वत खरीद। आपके पास, आपकी अगर फॉर एग्जांपल तनख्वाह है 70,000, या आपकी आसान करते हैं, आपकी तनख्वाह है 5,000, ठीक है? 5,000 में आप 3 साल, 1.5 साल पहले या 2 साल पहले कितने केंटकी बर्गर खा सकते? केंटकी बर्गर होता था तब 500, उससे भी कम को कोई 10-15 मान सकते, लेकिन आज केंटकी बर्गर कितने का होगा? ये उस वही मिसाल दें जो बंदों को पता है, 800-900 तक, 780 का है कॉम्बो में तो आप 5,000 में कितने खा सकते हैं? लगभग 6 साल। आपकी कुव्वत खरीद क्या हो गई है? तब भी 5,000 था, आज भी 5,000, लेकिन 5,000 से जो मिलता है वो कम हो। इसको हम कहते हैं इरोडिंग परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर इरोड हो रही है। ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ, आप अपने ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। ये इन्फ्लेशन के ऊपर ऐसे आए तो उसमें लाजमी लिखें इन्फ्लेशन इरोड्स परचेजिंग पावर। वर्ल्ड बैंक ने 2015 में एक रिपोर्ट दी, पाकिस्तान फेस्ड द लॉस ऑफ 18 बिलियन US डॉलर्स और 6.5% GDP थ्रू एनर्जी। पाकिस्तान फेस्ड द लॉस ऑफ 18 बिलियन US डॉलर या 7% ऑफ आवर GDP
यानी इतना जीडीपी हमारा ज्यादा हो सकता था, लेकिन चूंकि इकोनॉमिक हाउसहोल्ड्स के पास पैसे कम हो गए, इतनी इकोनॉमी ने हमारे लॉस बर्दाश्त किया उस साल 2015 में। तो दैट जस्ट टू पुट अप, मैंने आपको बताया ना एनर्जी के ऊपर हमें अपडेटेड फिगर्स बहुत मुश्किल में, तो जो स्टार्ट मुझे मिले थे अपने टाइम पे वही मैं स्टार्ट आप लोगों को सामने रखा। हैम्पर्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फोरकास्ट, अगर आपकी लॉन्ग टर्म इकोनॉमी की फोरकास्ट कम हो जाती है, अगर आप यू आर फेसिंग एन एनर्जी क्राइसिस, इसके ऊपर मेरे पास कुछ है। सो दिस इज इकोनॉमिक हैम्पर्स एफडीआई एंड डीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। एफडीआई भी कम हो जाती है। जिस मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है उस मुल्क में बाहर के लोग इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही नहीं सेंस बनाता। वो जब सोचेंगे कि हमने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो एप्पल आके इधर प्लांट लगाए, एप्पल प्लांट लगाए और वो कहे कि दिन में सिर्फ 8 घंटे मेरी मशीनें चलेगी, जबकि चाइना या इंडिया में दिन के 16 घंटे या 20 घंटे मशीनें चलेगी। सो साल के एंड पे जितने वो इंडिया में बना सकता है एप्पल प्रोडक्ट, उसकी हाफ वो पाकिस्तान में बना सकता है। एंड इंडिया से पाकिस्तान में बिजली भी महंगी, तो एप्पल का दिमाग खराब है कोई इधर प्लांट है। एप्पल ने अपना प्लांट किधर लगाया, ये चीज समझ आई। एफडीआई का क्या ताल्लुक। ट्रेड डेफिसिट ड्यू टू हेवी ऑयल इंपोर्ट्स, कितने परसेंट ऑफ योर बजट इज स्पेंट ऑन पेट्रोलियम? आपके इंपोर्ट बिल का कितना परसेंट है जो पेट्रोलियम के ऊपर? अभी हमने गूगल नहीं किया था। नहीं सर, अच्छा, मैंने बताना है आप, ये मैं बता रहा हूँ। impedes डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स, कुछ इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं जो एनर्जी के बगैर चल ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आईटी, आईटी एनर्जी के बगैर चल सकती है। अब जब आपने कंप्यूटर के थ्रू फ्रीलांसिंग करनी है, बिजली आए ना कंप्यूटर चार्ज ना, तो आप किधर जाएंगे? आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर&डी भी नहीं हो सकती इसके बाद। अच्छा, इधर एक और फिगर बताएं, हाउ मच ऑफ योर जीडीपी डू यू स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट? ये मैं आपको ऐसे के लिए पूछूं, जो भी चीज 2%, किसने कहा 2% नहीं है, 2 बिलियन यूएस डॉलर ऑफ योर मेरे ख्याल से जीडीपी आप पूरा बेचते हैं, जो कि 2% नहीं। चेक करो, विकिपीडिया पे एक पूरी लिस्ट है आर&डी, और उसके अंदर इसको अमेरिका के साथ कंपेयर, ठीक है। ये जो भी सेक्टर पे आपको पाकिस्तान पे ऐसे आए ना, उसमें आप ये चैलेंज में आर&डी की डाल के ये फिगर कि आर&डी हमारी तरफ तो इनोवेशन है, ठीक। ये फिगर चेक करो तुम। तीसरा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। सऊदी ने प्रॉमिस ही किया था बिलाल भाई, सऊदी ने देना नहीं है। सऊदी प्रॉमिस आपको करता है जाके दे इंडिया को, करेंगे। आईमैक का पता है आप लोग? G20 समिट का हुआ था, उसके टेक अवेज पड़े थे। इंडियन मिडिल ईस्टर्न, क्या थैंक यू, क्या नाम है, बस दिल खुश कर दिया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी एनर्जी के ऊपर है, नहीं चल सकता। 0.2 और यूएसए का 0.2% ऑफ 360 बिलियन के निकाले। कैलकुलेटर है, 6 कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर है, मल्टीप्लाई करो 0.02 को या 0.002 को 360, 717 करो, 0.002 को 360 के साथ मल्टीप्लाई करो, 7.2 0.72, that is तकरीबन 10 times less, 10 to 15 times less। क्या बात है।
पॉलिटिकल, ये एक पूरी लिस्ट है विकिपीडिया पर, मुझे याद नहीं है, मुझे अपना टाइप किया था पॉलिटिकल। सो इकोनॉमिक मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए, देखें। एक, मैन्युफैक्चरिंग रुक गई, परचेजिंग पावर, लॉन्ग टर्म फोरकास्ट, एफडीआई नहीं आएगी, ट्रेड डेफिसिट होगा क्योंकि ऑयल इंपोर्ट्स महंगे बढ़े हैं, तो आप ज्यादा इंपोर्ट करोगे कम एक्सपोर्ट करोगे तो क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट। इकोनॉमिक सेक्टर्स में कुछ डेवलप सेक्टर्स डेवलप नहीं। पॉलिटिकल, पावर कट्स कैटलाइज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जो ही लोड शेडिंग बढ़ती है लोग कहाँ आ जाते हैं, जो ही बिजली का बिल बढ़ता है लोग कहाँ आ जाते हैं, सो क्या हो जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दूसरा, स्टिमुलेट पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन विद गवर्नमेंट। जो ही बिजली का बिल बढ़ता है लोग कहाँ आते हैं, और लोग होटलों में बैठ के क्या करते हैं, खाना नहीं खाते, खाना भी खाते हैं और साथ इतनी लंबी गाली, कुछ इतनी निकालते हैं तो कुछ इतनी और कुछ इतनी निकालते हैं पंजाबी लोग। सो डिससैटिस्फैक्शन है विद गवर्नमेंट। और जब इतनी इतनी गालियां ये लोग खाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं कि भाई अब कोई जल्दी जल्दी कुछ करो ताकि लोग आर्जी तौर पे सेटिस्फाई। एड हॉक डिसीजन मेकिंग टू ओवरकम पॉलिटिकल प्रेशर। एंड इसकी सबसे बड़ी मिसाल कौन सी है, 1994 की एनर्जी पॉलिसी, कि आप शॉर्ट टर्म पॉलिसी। एड हॉक का मतलब होता है कुछ अरसे के लिए। आप लोगों में से किसी ने कभी अप्लाई किया एड हॉक पोस्ट के लिए, एड हॉक पोस्ट के लिए, सरकारी पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई किया, गवर्नमेंट सैलरी में साल साल के लिए आपको रखा जाता है, यानी कुछ कुछ अरसे के लिए, छोटे अरसे के लिए, उसको कहते हैं सोशल। पावर कट्स कैटलाइज सोशल अनरेस्ट। जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो सोसाइटी इतनी बड़ी बड़ी गालियां देगी तो सोसाइटी का लेवल नीचे गिरेगा। एंड आप लोग व्हेन देयर इज लोड शेडिंग, तो देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इल्स जो अब मेरे ज़हन में आ रहे हैं, लेकिन आई विल नॉट say right here. Adversely impacts education and health affordability. Education, online education. Is online education possible without electricity? No. So access to an education बहुत मसला है। Health, आपने कितनी रिपोर्ट्स देखी हैं कि वेंटिलेटर बंद हो गए, वेंटिलेटर बंद हो गए हॉस्पिटल। एक पूरा सरगोदा में 19 बेबीज वाला एक वाक़या था, जो वार्ड में 19 बेबीज एक्सपायर्ड, सरगोदा में अपनी कोई सेंट्रल पंजाब का एक शहर। सो हेल्थ अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस टू एजुकेशन, ऑनलाइन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये सोशल है। ग्रीवेंसेस ऑन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हार्म नेशनल इंटीग्रेशन। इस ये मुझे इसकी कोई मिसाल है। थैंक यू सो मच। कौन से लोग हैं, बलूचिस्तान। सबसे बड़ी एनर्जी, आप किसी बलूची को पकड़ो वो कहता है कि मेरे साथ सुई में गैस निकल गई, मेरे घर में नहीं है लेकिन तुम्हारे घर में। सुई में साथ से गैस निकली है 900 किलोमीटर दूर, तुम्हारे पास है मेरे पास साथ नहीं है, क्यों? ग्रीवेंस है जनरल। केपी वाले, सबसे बड़ी ग्रीवेंस केपी वालों की है कि डैम सारे हमारे तरफ, बिजली पहले पंजाब के पास। स्मॉल डैम्स, वाटर डैम्स सारे ज्यादातर किधर है, केपी में, बिजली पंजाब के पास। तो पंजाबी तो हर जगह से लेते ही खाते हैं बेचारे। तो नेशनल इंटीग्रेशन का इशू भी आता है व्हेन एनर्जी क्राइसिस होती है। ग्रीवेंसेस ऑन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हार्म नेशनल इंटीग्रेशन। एनवायरनमेंट में ज्यादा फॉसिल फ्यूल से एनर्जी बनाओगे तो क्या होगा, एमिशन ज्यादा होंगे, कार्बन एमिशन ज्यादा होगी, पोल्यूशन ज्यादा होगी। कैनॉट अडॉप्ट मॉडर्न मीन्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेटिज्म। अब आप एनर्जी कंजर्व करने जाएं तो आपका तो पूरा मिक्स ही थर्मल है, तो आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, इन द लॉन्ग रन जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं जा सकते, बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग एन एनर्जी शॉर्टफॉल। एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, पुअर एयर क्वालिटी, एंड आप लोग देखते हैं इंशाल्लाह आगे आने वाली है करीब स्मॉग शुरू हो जाएगी। कब शुरू होगी, नवंबर में शुरू। बस कसम से मेरा बस चले मैं सीएससी शिफ्ट करा।
तो आखिरी है आखिरी है नेशनल सॉवरेनिटी। अब ये वाला एनर्जी का मटेरियल अगर आपको कहीं से मिल गया ना, सो आप लोगों के जूते मेरा साथ, बिकॉज आप आई कैन जनरली से कि ये वाला एनर्जी का मटेरियल आपको कोई और बंदा नहीं दे सकता। नेशनल सॉवरेनिटी, दिस वाज द प्रोग्राम, पेस प्रोग्राम, ठीक है। लेट मी टेल यू दिस फुल फॉर्म ऑफ पेस। क्या ये नोट्स, ये बहुत रफ सा लिखा है, ये देखो इससे क्या समझाएगा। ये तो मेरे लिए ले लेना, मेरे से ले लेना, मैं नॉलेज रोकने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। सो पेस प्रोग्राम इज पावर प्रोग्राम फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एंड दिस इज अ वर्ल्ड बैंक लेड प्रोग्राम, जिसके तहत वर्ल्ड बैंक ने आपको टारगेट्स दिए कि आपने इतनी रिन्यूएबल मिक्स होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए। एंड फिर ईयू ने इसके ऊपर एक स्टडी की, ईयू का थिंक टैंक है रिकोर्स, उसने इसके ऊपर एक स्टडी की एंड उसने स्टडी के एंड पे देखा कि जो लोन्स वर्ल्ड बैंक ने पेस प्रोग्राम के अंदर दिए, they were one of the most ineffective and inefficient loans that any international institution has given to any country। दो प्रोग्राम देखे गए, पेस और बांग्लादेश का एक प्रोग्राम है। They are actually used as case studies of how not to lend for energy conservation। तो आप इनकी मिसाल दे सकते हैं कि फिर इंटरनेशनल इदारे जब आपकी एनर्जी पॉलिसी रखते हैं तो आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं होता, आपकी क्या चीज कॉम्प्रोमाइज होती है, जब आपके एनर्जी प्राइस, अगर आपकी अपनी पॉलिसी मेकिंग अच्छी हो और सेट योर ओन पॉलिसी, ठीक। दूसरा क्या, वर्ल्ड बैंक इंटीग्रेटेड जनरेशन कैपेसिटी एनहांसमेंट प्लान, ये वर्ल्ड बैंक ने आपके 2047 इंटीग्रेटेड जनरेशन कैपेसिटी एनहांसमेंट प्लान 2047 तक के, नहीं तक के, लेकिन 2047 तक आपने ये प्लान फॉलो करना है। उन्होंने आपको एक रोड मैप। मेरा सवाल ये है, मासूमाना सवाल, वो होते कौन, तो ये बस वो कह क्या वर्ल्ड बैंक, ऑब्वियसली हम वर्ल्ड बैंक होते हैं। मैंने पूछा वो होते कौन होते हैं, वर्ल्ड बैंक होते हैं। क्यों वर्ल्ड बैंक, कल परसों आपने एक खबर बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी दी पढ़ी, दी हाईएस्ट लैंड, वो जिसने सबसे ज्यादा लोन लिया फॉर द ईयर 2023 पाकिस्तान, कितना, $8 बिलियन, 2.3 बिलियन यूएस डॉलर शायद आईडीए से लिया है। वर्ल्ड बैंक में भी दो हैं, आईबीआरडी, आईडीए। ये पता था, पॉलिटिकल साइंस का कोई स्टूडेंट है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन, ये दो इकट्ठे होकर इन्होंने वर्ल्ड बैंक बनाया। आज तक ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, आईबीआरडी ने नहीं, आईडीए से हमने ज्यादा लिया, लेकिन सबसे ज्यादा लोन वर्ल्ड बैंक से पिछले साल में किसने लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर नंबर 1। ठीक हो गया। कोई वीडियो लिरिक्स हैं, गाड़ी में बैठ के लेक्चर ले रही हैं, अच्छी बात है, शोज योर डेडिकेशन, माशाल्लाह। ठीक हो गया। तो ये तो आपको मैंने दिखाई थी, आपको याद है, यही वाली थी जो आपको दिखाई थी और आप सारे मुकर गए कि हमने तो पढ़ा। एक्सप्लोरेशन, ओएमसीज, आईटीपी, जेनकोस, वाप्टा, एनटीडीसी, सीपीपी क्या था, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, सारे पैसे ये डील करते, उनको भी ये देती है, लेती भी यही है। ये सारा मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको सर्कुलर डायरेक्ट पढ़ा। ये देखें, ये वाला मैंने आपको दिखा, ये आपके पास आएगी ये फाइल, ठीक है। सर्कुलर डेट की पहले तो डेफिनेशन लिखना है, आपको कहीं से नहीं मिलेगी सर्कुलर डेट, पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं नहीं। मजाक के अलावा आप अभी गूगल करो, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, गूगल सर्कुलर डेट, नहीं आता,
मुझे कोई और पाकिस्तान के अलावा मिसाल को सर्कुलर डेट इधर है आज लेक्चर में कॉन्गो में क्या कॉन्गो बेचारा ऐसी बदनाम है जितना आपको कहेंगे इतना जब आप कहेंगे मैं नहीं सुना सिर्फ पाकिस्तान की एनर्जी सप्लाई जाके गूगल पे देख लो कोई और मिसाल मिल सिर्फ पाकिस्तान सर्कुलर डेट और कोई है ही नहीं इसलिए चूंकि सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी पकड़ हमरा कहीं डेफिनेशन में नहीं आज तक हमने बनाई सर्कुलर डेट तो एक मैं आपको बता दूं सर्कुलर डेट इन पाकिस्तान एनर्जी सप्लाई चेन लिख लें तो बेहतर है ताकि बाद में फिर मुकड़ जाए सर्कुलर डेट इन पाकिस्तान अच्छा मुझे पता चले लाहौरी डे नहीं बोल सकते डे हाँ नहीं बोलते जो असली लाहौरी आप लोगों की तरह थोकड़ लाहौरी नहीं असली कुछ बोले नहीं वाला आड़ू आड़ू बोले थे बोले अच्छा आपको ना कोई लाहौरी कौन है जो कहते हैं मैं प्योर लाहौरी आड़ू आप तीनों नहीं है प्योर सर एक सवाल था आपने कहा कि सर्कुलर डेट सिर्फ पाकिस्तान का है उस पर भी आ रहा है इंटरनेट पे भी यही है सॉरी आपको समझ नहीं आ रही सर आपने कहा सर्कुलर डेट सिर्फ पाकिस्तान का है व्हाट अबाउट श्रीलंका पाकिस्तान का है सिर्फ सर्कुलर डेट ठीक है व्हाट अबाउट श्रीलंका व्हाट अबाउट श्रीलंका श्रीलंका बैंकरप्सी श्रीलंका में किस सेक्टर में सर्कुलर डेट है श्रीलंका में किस सेक्टर में सर्कुलर डेट ओवरऑल सर्कुलर डेट इज नॉट कोई चीज ऐसी नहीं ओवरऑल सर्कुलर डेट दैट इज अ डेट ट्रैप आप उसे मिक्स कर रहे हैं सर्कुलर डेट एक यूनिक फिनोमेना वो सिर्फ पाकिस्तान की एनर्जी circular debt in Pakistan's energy supply chain refers to cash flow shortfall incurred cash flow shortfall incurred INCURRED in power sector from delayed non-payment of obligations by consumers, distribution companies, and government entities. क्या हो गया परेशान हो गया ये नहीं मिलेगी आपको ये भाई इस तरह तो थोड़ी आपको क्या हालत है फ्रॉम डिलेड नॉन पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस बाय कंज्यूमर्स डिस्कॉयर्स एंड गवर्नमेंट एंटिटी देखिए सर्कुलर डेट इन 2008 was 161 billion rupees. It started in Musharraf era 2004 में and by the end of Musharraf era it was 161 billion rupees which was 1.6% of GDP. लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे? By 2020 it is now 2,150 billion 2020 में 2,150 billion rupees, which is 5.2% of GDP. पहले 1.6. हाँ. So 1.6 को करें डबल कितना मतलब? 3.2 के एक और 1.6 डालें कितना?
4.8. So अब हो गया 5.2. It has tripled in terms of percentage of GDP in 12 years. 12 साल में 2008 से 2020 में ट्रिपल हो गया. एंड 2023 में कितना है, कोई अगर मुझे बंदा बता दे. ये तो सबको पता है. बच्चे को आप किसी स्ट्रीट पे बच्चे को चलते रोको, उसे को सर्कुलर डेट कितना बेहतर. तो आप जो सीएसएस एस्पिरेंट हो, बड़ी चीज है. गूगल कर रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत है. डॉलर्स में 2.3 ट्रिलियन रुपीस. सन के बताओ 2.3 ट्रिलियन रुपीस है. बताओ ये तो सही ना. 2.5 तक चला गया. एंड दिस इज ओनली तो 2.31 2.45 फिगर आया आपके जो सेनेट कमेटी को बताया. एंड जो ट्रिलियन रुपीस, 2.3 ट्रिलियन का मतलब है 2300 बिलियन. हाँ 646 भी फिगर है. इसी तरह 3 और 4664 इसके दरमियान में ये वो है जो एनर्जी सेक्टर में. एक और सर्कुलर डेट भी पैदा हो. गैस वो कितना 1.5 ये दोनों मिला के 4.1 ट्रिलियन रुपीस का आपका सिर्फ सर्कुलर डेट है. इससे बड़ा ये दोबारा चेक करना. अगर न्यूज कोई जनरल मिलती है तो मुझे भी बताना करना है. हो सकता है जितना मैंने मुझे याद हुई है. So that is your circular debt का issue. ये पढ़ें. The issue of circular नजर आ ये और करूं. Yes. So ये आपको ये बताता है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी डिस्कोर्स ने किसको देनी होती है. सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी सीपीपी. कैश गैप इसकी वजह से जो आपकी पावर होल्डिंग है वो फिर सो बेसिकली होता क्या है कि आपने पैसे डिस्कोर्स ने कंज्यूमर से लेने, गवर्नमेंट एंटिटी जिनसे लेके उसने वापस देने सीपीपीए. सीपीपीए ने आगे पेमेंट्स करनी है सप्लायर जो आती है जो फ्यूल की परचेजिंग की है. सीपीपीए ने जेनकोस को सारी पेमेंट करनी है और जेनकोस ने उनको करनी है जिनसे फ्यूल लिया. अब जिनसे फ्यूल लेते हैं उनको पेमेंट रोकी सीपीपीए करता है. उनसे पेमेंट रोकी नहीं जा सकती वरना तेल वो नहीं देंगे. लेकिन बाकी जगह फिर हुकूमत बीच में करके लायबिलिटीज इनकी उठाती है थ्रू प्राइवेट पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है. वो इनकी लायबिलिटी सेटल करती रहती है ताकि सिस्टम चलता रहे. लेकिन वो एक डेट क्रिएट होता था एंड वो डेट बेसिकली हुकूमत अपने आप को ही ओन करती है. पीएचपीएल हुकूमत की एंटिटी तो हुकूमत अपने आप को ही डेट ओ किए जा रही है एंड वो आपकी बुक्स में बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है. एंड चूंकि द गवर्नमेंट owes the debt to itself, we say it's a subject that we have completed full circle. That is my understanding. इसलिए बताते हैं. And why this happens? Because the government of Pakistan owns major portion of your power sector supply. जेनकोस किसकी है? हुकूमत की. एनटीडीसी किसकी कंपनी है? सीपीपी किसकी कंपनी है? डिस्कोस किसकी कंपनी है? सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ही सारी सप्लाई चेन ऑन करती है एंड जब वहां कैश शॉर्टफॉल आता है तो अपनी ही एक कंपनी के थ्रू उसको पूरा कराती रहती है ताकि सिस्टम चलता रहे एंड अपने आप को डेट ऑन किए जा रहे. इसलिए वैसे ये चीज समझ आ रही है.
क्या बात है। Historically, the five key contributors to circular debt flow have been high cost of power generation, ठीक, high cost of power generation जो आप रिकवर नहीं कर पाते फिर कंज्यूमर्स को। दूसरा, डिस्कोर्स की कलेक्शन और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी। मैंने बताया ना, डिस्कोर्स हमारी कुछ बड़ी लाइन लॉसेस कराती हैं एंड लाइन लॉसेस के साथ जाके बिल भी नहीं लेकर आती। बिलों में करप्शन भी होती है, मीटर कुछ के कटते हैं, कुछ के नहीं कटते, कुछ वैसे ही चलते रहता है निजाम उनकी तरफ। उनको आप अच्छी अंग्रेजी में क्या कहोगे, सीधी अंग्रेजी में ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी। पिटफॉल्स एंड डिलेज इन टैरिफ डिटरमिनेशन, कि जब आप टैरिफ महीने का जितना बनना चाहिए उस महीने में नहीं बताते, अगले महीने में या 2 महीने बाद उसको डिटरमिन करते हो, क्योंकि आपकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से आप पे प्रेशर होता है नेफ्रा पे, या नेफ्रा बहुत स्लो, तो उसकी वजह से भी एक कैश शॉर्टफॉल बनना शुरू। ये से आ सकते एंड पीटीआई ने इसको करने की कोशिश भी की। तो आपने नोटिस किया होगा, पीटीआई के दौर से पहले तेल की कीमत कितने अरसे बाद बढ़ती थी? 30 दिन बाद। पीटीआई ने कितने अरसे बाद बढ़ाना शुरू की? 15 दिन बाद। हर 15 दिन नया टैरिफ आया। उसी तरह बिजली का भी टैरिफ नोटिफाई होना शुरू। वो इसलिए था कि टैरिफ में डिले को कवर होगा, क्योंकि टैरिफ में डिले होता है तो कैश शॉर्टफॉल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पेमेंट्स किस चीज में हो रही है? डॉलर की कीमत डेली बढ़ती रहती है, चेंज होती रहती है। सो अगर 15 दिन पहले का काम हम 15 दिन बाद करें, डॉलर 15 दिन पहले की तरह नहीं। सो वो पैसे कौन देगा? हुकूमत। किसके थ्रू देगी? सर्कुलर डेट। ये वजह, हाई ट्रांसमिशन लॉसेस एक वजह, रेवेन्यू कलेक्शन डिस्कोर्स की। ये टीडीएस वाला सिस्टम छोड़ दो, ये ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। हाई फाइनेंशियल कॉस्ट ऑन बोरोइंग्स बाय पीएचपीएल, ये भी पॉइंट। पीएचपीएल क्या है? पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये ऊपर दिखाया मैंने कहा कि भाई जब ये कैश शॉर्टफॉल बन जाता है तो कैश शॉर्टफॉल कौन पूरा करता है? पीएचपीएल। पीएचपीएल हुकूमत की एजेंसी है जो कहती है सिस्टम चलता रहे। अब अगर हुकूमत के पास इतने पैसे हैं कि वो कैश शॉर्टफॉल पूरा कर सकती है, आप लोगों में से किसी अकलमंद ने पूछा नहीं कि अगर इतने पैसे हैं तो कैश शॉर्टफॉल पूरा कर सकते, डेट ही पूरा करते। वो डेट क्यों बना रही? वो एक ही दफा डेट ही पूरा करती। सो वो खुद नहीं करती, वो क्या करती है? बोरो करती है। पीएचपीएल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है एंड इट बोरोस मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड वो इंटरनेशनल भी है, दैट मींस एंड वो बोरो किस तरह करती है? मैं किसी को अपना पैसा क्यों दूंगी? जब मुझे गारंटी हो कि पैसा वापस ज्यादा मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट रेट। वो इंटरेस्ट रेट किससे कहां जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, आप बिल्कुल वो हो गए। फॉर एग्जाम्पल पीएचपीएल ने देना, मैं छोटी टर्म 500 रुपया, 500 रुपए का क्या कैश शॉर्टफॉल आ रहा है। पीएचपीएल को हमने कहा भाईजान 500 रुपया ना दिया तो फ्यूल वालों को पेमेंट नहीं होगी, फ्यूल वालों को पेमेंट नहीं होगी तो बिजली नहीं बनेगी, तो मेहरबानी। पीएचपीएल ने कहा मेहरबानी हो गई, उन्होंने ले लिए 500 रुपया 10% इंटरेस्ट रेट। 500 का 10% कितना होता है? 50। अब पीएचपीएल ने इन्वेस्टर को वापस कितना करना? 550। ये 50 रुपए जो है ये कौन देगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसको कहां लिस्ट करके जा रही है? समझ आई? ये पिछली भी गई है। ये कॉजेज ऑफ सर्कुलर डेट। सही, ये लिस्ट अगर सर्कुलर डेट पे आता है, ये लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कोई एनर्जी में किसी ने पीएचडी की है, बोले पीएचडी तो नहीं, चलो छोटी चीज है, एनर्जी में किसी ने डिग्री। ये फिर आगे इस रिपोर्ट में मजीद चीजें डिटेल में, इनएफिशिएंसीज ऑफ डिस्कोर्स। ये देखो, ये डिस्कोर्स को उन्होंने कंपेयर किया। फेस्को तब फुकड़ होती थी, अब अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि फेस्को का जो एडी है उससे मैं मिला तो मुझे कहते 2%। ये वो डायग्राम है। फाइनेंशियल कॉस्ट 16, डिस्को की इनएफिशिएंसीज 31% ऑफ सर्कुलर डेट को कंट्रीब्यूट। डिले टैरिफ 35, सबसे ज्यादा डिले टैरिफ कंट्रीब्यूट 35%। अनबजटेड सब्सिडीज, जो हुकूमत सब्सिडीज दे दी खुद से, 18% सर्कुलर डेट वो कंट्रीब्यूट कर रही है। ये सारी एक डायग्राम है। तो अब सर्कुलर डेट से हाउ टू एस्केप, इन चीजों को सॉल्व करना, डिस्कोर्स को एफिशिएंट करना,
आप में से कोई कहेगा कि डिस्कोर्स को हुकूमत एफिशिएंट करे, दूसरा कहेगा डिस्कोर्स प्राइवेटाइज होना चाहिए। डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज करना के बजाय इसके कि आप उनके पैसे सर्कुलर डेट में डालें, आप उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे दें, लोगों से पैसे कमाएं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। और जब वो प्राइवेट सेक्टर में हो जाएंगे तो इनएफिशिएंसी, जो भी चीज इनएफिशिएंट है उसको एफिशिएंट करने का तरीका क्या है? प्राइवेटाइज करना। क्योंकि सरकार के पैसे पे सब खर्चा करते, अपने पैसे पे कोई खर्चा। क्लियर? फाइनेंशियल कॉस्ट को छोड़ना है। डिले टैरिफ एडजस्टमेंट्स, नेपरा रेगुलेटिंग अथॉरिटी की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। टैरिफ एडजस्टमेंट का जो शेड्यूल है वो आपने अपने बिलों में कभी नहीं देखा? लास्ट ईयर फ्यूल एडजस्टमेंट ना, इस तरह के एडजस्टमेंट्स आते हैं। मैंने आपको टैरिफ पढ़ाया था पिछले लेक्चर, ये रिमेंबर? ये खुदा का ऑफ करे, मैंने आपको टैरिफ पढ़ाया, मैंने आपको एक टेबल पढ़ाया। कोई जी, ये अब तो आप मेरा ईमान माफ कर, मैंने आपको टेबल पढ़ाया था। इसके अंदर ये लिखे हुए हैं, ये सारे कॉजेज लिखे हुए हैं उसके, वीक गवर्नेंस, डिस्को, नॉन बजटेड सब्सिडीज एंड ये सॉल्यूशन देने चाहिए। रिजॉल्विंग सर्कुलर डेट, सबसे पहले ये आप साथ जरूर कोट कीजिएगा कि हुकूमत पाकिस्तान आपकी तरह नल्ले नहीं है, वो बस बैठ के मक्खियां नहीं मार। उन्होंने काम किया, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, CDR, सर्कुलर डेट रिडक्शन प्रोग्राम प्लान, नवंबर 2019। इमरान खान साहब की हुकूमत में ताबिश तब था, ताबिश शयाज इब्नी, क्या नाम था उसका, एनर्जी का स्पेशलिस्ट, एंड ये उसके कंपोनेंट्स, ये 5 लिखे। रिडक्शन ऑफ पावर जनरेशन कॉस्ट कैसे करनी है, कंपेटिटिव ट्रेड, बायलैटरल मार्केट मॉडल, ये सारे इसके अंदर नीचे लिखे हैं। आपने जिसने भी सर्कुलर डेट का सॉल्यूशन देने हुए ना, वो यहाँ से हेडिंग्स रट ले, वो दे देंगे। ऊपर डायग्राम आपको आएगा, ये सारा सर्कुलर डेट आपका है। ये आप लोग बेशक ना करें सर्कुलर डेट को, ठीक है? शायद सर्कुलर डेट पे कुछ और भी था। हाँ, ये देखें, इस तरह यू कैन शो सर्कुलर डेट। ये मेरे क्वेटा के स्टूडेंट के नोट्स जिसने पढ़ा, इस तरह यू कैन शो सर्कुलर डेट। 2008 में कितना था? 160 बिलियन, उसने इस तरह बिलियन बना दिए 2013 में, फिर 2018 में एंड 2022 में 2200 बिलियन। This you can show this table to the exam. This is what gives you better marks than other people. ये टैरिफ का भी मैंने पढ़ाया था। This is how you can make that flow chart. Consumers billing discourse, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये मैंने TDS में बताया, टैरिफ डिलेड सब्सिडी, बेसिकली हुकूमत की सब्सिडी है। तो टैरिफ डिले हुआ है, उसमें जो पैसा मैंने आपको बताया डॉलर 250 का था, टैरिफ आना चाहिए था, टैरिफ नहीं आया, डॉलर 300 का हो गया, टैरिफ आ गया, ये 50 रुपए कौन दे? वो है TDS, टैरिफ डिलेड सब्सिडी, टैरिफ के डिले की सब्सिडी। ये दोनों डिस्कोर्स को जा रही है, CPPA को जा रही है, वो फिर बोरो कर रही है, पावर होल्डिंग को बेची है, उसने कमर्शियल लेंडर से पैसे लिए, कमर्शियल लेंडर को इंटरेस्ट देना, ये सारा सर्कुलर डेट में। ये आपको मैंने पढ़ा दिया, ठीक है? ये आपके सर के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए, मैं दोबारा आपको मैंने आपको ये पढ़ा दिया। एंड नेपरा के ऊपर भी रेगुलेशन पे बात करनी है, रेगुलेशन प्राइसिंग एक्ट 1998 है, ये लिख देना कि टैरिफ डिटरमिनेशन मतलब रेगुलेशन प्राइसिंग एक्ट 1998। बस पक्की ब्रेक करेंगे समझ, पक्की ब्रेक। वैसे तो आपका आज इकोनॉमी होना चाहिए था, बट एनर्जी आपका रहता है इतना, तो मुझे आपकी शक्लों से समझ आ गए थे कि आपको समझ तो नहीं आया, तो मैंने आपको कॉजेज, बेसिकली मेरा मूड था कि आपको मैं कॉजेज और इम्प्लीकेशंस दे दूंगा, ये है, एंड देन हम विल गो इनटू इकोनॉमी, उसकी डिस्कशन करें। बट चूंकि आई कुड सी फ्रॉम योर फेसेस के वो कोई सिस्टम नहीं है, जब तक मैं आपको हलवा बना के नहीं दूंगा आप नहीं, तो फिर मैंने आपको हलवा बना दिया। इकोनॉमी के अंदर कुछ चीजें बहुत सिंपल है, ऑल वी नीड इज अ डिस्कशन, नथिंग एल्स, ठीक है? इकोनॉमी आपको फॉर्मली पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऑल वी नीड इज अ डिस्कशन।
एंड डिस्कशन क्या है कि हमारे इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं, जिसमें आई जस्ट नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमारे इकोनॉमिक इश्यूज क्या है। हमारी एक चीज है ट्विन डेफिसिट, नाम सुना है? यानी ट्विन दो डेफिसिट खसारे। कौन से दो खसारे? फिस्कल डेफिसिट एंड ट्रेड डेफिसिट। फिस्कल है फ्यूल, करंट अकाउंट डेफिसिट सुने? फिस्कल और करंट अकाउंट डेफिसिट में कोई फर्क है? इकोनॉमी में सिर्फ तो ये सिर्फ डिस्कशन है ना, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि इसमें फर्क है, मैं आपको बताऊंगा इसमें फर्क, ठीक है? मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा, आप हमारा इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन हमारा मकसद नहीं, हमने सिर्फ चीजें समझनी। ट्रेड डेफिसिट तो समझ आता है, क्या है ट्रेड डेफिसिट? इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपकी टोटल इंपोर्ट्स कितनी थी फाइनेंशियल ईयर 35 बिलियन एक्सपोर्ट, 84 एंड कोई 35 थी। अब 84 अगर इंपोर्ट्स एंड 35 एक्सपोर्ट्स हैं, दरम्यान में क्या है, कितना आया? कोई $40 बिलियन तकरीबन, 40 समथिंग। ये आपने कैसे, अब डेफिसिट आ गया, पैसे क्या कहां से पूरे करो? रेमिटेंसेस भी आती हैं, ये चलो ये एक इनफ्लो है। इकोनॉमी में सिर्फ एक चीज अपने ज़हन में रखें, आपने ज्यादा डॉलर कमाने हैं उससे जितने डॉलर आप लगाते हो। डॉलर कमाने के जरिए क्या? एक एक्सपोर्ट, दूसरा रेमिटेंस, तीसरा एफडीआई है। डायरेक्टली आपको इन्वेस्ट कर जी। मैंने कहा एफडीआई सर। एफडीआई, हाँ थैंक यू। और इसके अलावा भी कोई किसी के थ्रू आप कमा सकते हैं डॉलर्स, रेमिटेंस आ गए, तो दैट इज हाउ डॉलर्स कम इनटू द कंट्री। टूरिज्म भी है, कह सकते हैं टूरिज्म के बीच, भाई टूरिज्म पैसा बाहर से आता है, सही है, टूरिज्म भी नहीं वो नहीं है। पैसा जाएगा कैसे? भाई जो आपकी जो आपने बाहर से कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसके पैसे दे। एमएनसी की पूरी जाएगा, एमएनसी ये जो आपकी कंटिन्यूटी कॉर्पोरेशन वो तो चले डॉलर जाएंगे, कि वो आपने इधर से आप उन्होंने आपके पैसे लिए कमाए, बाहर अपने वापस हेडक्वार्टर। इंपोर्ट, आपने इंपोर्ट की चीजें, और एक आपने और चीज मिस की थी, डॉलर आने में एक और चीज है लोन, किसी से पैसे मांगे, जाने में एक और चीज है लोन वापस, ठीक, दैट इज टू। सो इस तरह का, तो जब आपके मुल्क में ज्यादा डॉलर आ रहे हो रॉ मटेरियल की कहती है या एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट तो और वहां से भी कहती है फिनिश गुड लेगी, तो आपको ज्यादा कॉस्ट उसकी पड़ेगी, तो आप बिल्कुल वो इंपोर्ट नहीं आती ना, फिनिश गुड। सारी अभी हम क्लियर बात करें, जब आप जितने पैसे आपके मुल्क से जा रहे हैं वो उससे ज्यादा है जितने पैसे आपके मुल्क में आ रहे हैं, तो आपके पास एक खसारा, ठीक है। सो दैट इज योर ट्रेड डेफिसिट। दूसरा डेफिसिट क्या है? एक स्टेट पैसे कमाती कैसे है, पैसे जनरेट कैसे करती है, रेवेन्यू कैसे जनरेट? टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेस ले लिए आवाम से। मैंने आपसे कहा कि आप कमाते हो ₹1,00,000 पर मंथ, ₹1,00,000 पे आप हुकूमत को दोगे 2% या 3%, दैट इज इनकम टैक्स, इट इज डायरेक्ट टैक्सेशन। इसके अलावा मैं आपको करूंगा कि जो सा भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो मार्केट में, उसके ऊपर आप एक टैक्स दो, जो पाकिस्तान में क्या है, जीएसटी, वो एक जनरल सेल्स टैक्स, वो 17% है जीएसटी। ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट। ये सब देंगे। डायरेक्ट में आप अपनी औकात के लिहाज से दो, लाख वाला 2% देगा, 6 लाख वाला इतने 6% देगा, अपने जितने कमा रहे उतने दे रहे। इनडायरेक्ट में अगर लाख वाले ने एक पत्ती का डब्बा खरीदा है
तो उसने भी 17% दिए, और अगर 10 लाख कमाने वाले ने पति का डब्बा खरीदा उसने भी 18 हो गए, 18 हो गए, 18 हो गए। तो दिस इज एन इशू। तो वन इज डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। पैसा कहाँ से आ रहा है? हुकूमत, हुकूमत पैसा कमा रही है। और किस तरह हुकूमत पैसा कमा रही है? जो प्रोडक्ट बाहर से आया है इंपोर्ट, उसके ऊपर एक ड्यूटी लगती है जिसे हम क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी। कस्टम वाले उसको क्लियर करने के लिए ड्यूटी देते हैं, टैक्स टैरिफ होता है। वो पैसे कहाँ जाते हैं? कस्टम में। तो दैट इज आल्सो गवर्नमेंट। और क्या होता है? इंस्टीट्यूट्स, उसमें आ जाते स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, एसओई। उससे जितना मुनाफा होगा वो कहाँ जाएगा? आइडियली मसला क्या है? अब दिस इज योर रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? लगाते काम काम इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका बड़ा अच्छा नाम पीडीएसपी, पब्लिक सेक्टर, पीएसडीपी, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट। जो भी सड़क बननी है, रोड बननी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, नया प्रोजेक्ट का, वो कहाँ लगेगा? पीएसडीपी उसका बनता है साल के स्टार्ट में, आप बजट बना। इसके अलावा कितने लगते हैं? लोन पेमेंट्स में भी लगता है कि आप अपना ये रुपया उठाते हो उसे डॉलर में कन्वर्ट करके मुल्क से बाहर भेजते। सब्सिडीज में भी लगता है। और कि आप किसी को सब्सिडाइज करो कि आप इतने की चीज है, मैं आप हुकूमत आपके फॉर एग्जांपल 25 रुपए की चीज है, 20 आप दोगे, 5 हुकूमत देगी ताकि आपके लिए सस्ता हो। सब्सिडी। और का आप एक्सपेंड कर सकते? सैलरीज और पेंशन में, जो पिछले लोगों को पेंशन, हाँ ग्रेजुइटीज, चलो उसमें। और कहाँ लगाते पैसे? कोई आर्मी भी है आपकी, कोई तो उसको भी पैसे देते, उनका भी अच्छा, उनको भी पैसे देते। तो ये इशू है। जब आपके पैसे लगाना आपके पैसे कमाने से ज्यादा हो तो एक डेफिसिट आता है जिसका क्या नाम है? फिस्कल डेफिसिट। करंट अकाउंट बेसिकली आपका जो अकाउंट मेंटेन हुआ है, जो करंट अकाउंट चल रहा है, कि आपकी टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी आई है, उसमें ये दोनों कंबाइन होते हैं। इनको मैं आपको समझाऊं अभी, बस बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट समझो, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स। जब आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कमाना कम है, तो आप एक और डेफिसिट, ये ट्विन डेफिसिट पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कमाने से ज्यादा है। अब आप अक्लमंद हो, इसको ठीक करने के दो तरीके क्या हैं? अगर मैं कहूँ मैं कमा ज्यादा रहा हूँ, कमा कम रहा हूँ, खर्च ज्यादा कर, मैं क्या करूँ? आप मुझे क्या करें? पहला होगा खर्चा कम करो। सुनो तो सही ना, खर्चा कम। खर्चा कैसे कम? मैंने आपको खर्चों की स्कीम बताई। पेंशन है, सब्सिडीज है, आर्मी है, चलो डिफेंस कर दो, और लोन सर्विसिंग है, डेट सर्विसिंग, पीएसडी। यही है ना ब्रॉड कैटेगरी। जब आप पीएसडीपी का स्लैश करते हो, जो सबसे आसान, क्योंकि आपने बजट में कहा अब कोई नई सड़क नहीं बने, पीएसडीपी कम हो, सबसे बड़ा मसला क्या होता है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो, एंड आप जैसे लोग उठ के कहते हैं कि तो सड़कें नौकरी से बाहर खराब है, ये वाले मसाइल आपके पास आना शुरू हो जाए। एंड आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं भाईजान मेरा इलेक्शन करीब आ रहा है, कोई पैसे दो, कोई फंड जारी करो, मैं पिंडा की सड़कें बना देने, कोई वोट दे। ये वाला इशू पीएसडीपी में आता है। ये सारे कंसर्न्स पीएसडीपी के हैं, ये पॉलिटिकल। बट जब आप पीएसडीपी काम करते हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होना शुरू हो जाता है। और भी ऐसे हेल्थ एजुकेशन भी है, हेल्थ एजुकेशन। हाँ, एक मिनट, लोन सर्विसिंग आप काम कर सकते हैं। कोई आपको भी यार मैं आपको वापस नहीं करता, कोई मानेगा? वहां के आपको इधर रखेंगे बस, मतलब इतना गुस्से से नहीं सर, लोन सर्विसिंग काम कर सकते हो।
कर सकते हैं। रीस्ट्रक्चर आप खुद करोगे, दूसरा मुल्क मानेगा तो करो। जैसे सऊदी अरब को आपने कहा भाई थोड़ा रख दो ना, थोड़ा नहीं वापस, और याद है आपको जब बीच में गुस्सा हुआ था तो उन्होंने 3.4 बिलियन का डिपॉजिट विड्रॉ कर लिया, तो फिर हमने चाइना से कहा भाई आप कर नॉन सर्विसिंग आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये तो हो गया होगा। डिफेंस का आप काम कर सकते हो, पिछले साल हुआ है, पिछले बजट में डिफेंस ने आर्मी ने विलिंगली बजट कट्स किए हैं। वो अलग बात है कि आर्मी का बजट सिर्फ ये नहीं, आर्मी की अपनी भी एंटरप्राइज है ना, एफडब्ल्यू किसकी है, फौजी फर्टिलाइजर किसकी है, फौजी सीमेंट किसकी है, तस्करी बैंक किसकी है, डीएचए किसकी है। तो उनको पैसे आप नहीं दोगे तो वो ऐसे नहीं मारते हैं, पैसे वो कमाते हैं, लेकिन आप आइडली इसको भी कम नहीं करना चाहोगे क्योंकि आप सबके आपकी आर्मी मजबूत। सब्सिडीज कम कर सकते हो, यही आपको आईएमएफ कि आप सब्सिडीज नहीं दो। अगर आप आईएमएफ के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करो ना, वो कहते हैं सब्सिडीज नहीं दे। आप ये जो खुद से इनको कहते हैं ना भाईजान इतने पैसे मैं तुम्हारे पास, प्योर ना बना, जेब में पैसा ना हो तो ज्यादा प्योर नहीं बना। ये ऐसे ही कि आप किसी बंदी से कहो खाना आओ खाना घर से, लेट्स गो आउट ऑन अ डेट, एंड जेब में आपके पास कितने हो। सो मैं एक दफा गया, हमारा कॉलेज था फन पे, सो उधर हाँ हंस सो उधर आई हैव दिस गर्ल, सो ऑब्वियसली अब मेरे पास वॉलेट है, मैं पे करूंगा। सो उधर मेरा एक सीनियर मेरे पास गुजरा, उसने कहा कि यार मुझे मटका चाय बड़ी अच्छी, मैं समझा कि नहीं दे रहा कि अच्छी है उधर देता, मैं उधर क्या मटका चाय मैं टिश्यू भी डाला, ठीक उसने फिट है। वो जब आया तो मेरी जेब में था कोई 500 6 3 4 7 बिल भी आ गया 780 रुपए। मैंने एक दफा उठाया एंड फिर मैंने खोला ना और मैंने फिर बंद किया, मैंने कहा मैं आई बी बैक इन टू फिर मैं ये कहने लगा ना तो इधर से 1000 का नोट लेके जाते हैं, उसने आगे पे कर दिया एंड बस इज्जत आपकी है। उस दिन के बाद से एक बार आप नहीं कर सकते ये इसी तरह से। वो सीनियर मेरा फुटबॉल में सीनियर था, मैं अगले दिन उसके पास मैं कहा सर आप नहीं चाहते कि मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि आपने जानबूझ के किया कर उसका स्टॉल था, सो वो उसकी मार्केटिंग एजेंसी की ये बड़ी अच्छी है, मुझे पता ही था, मैंने कहा बुलाना मशहूर। सो सब्सिडीज आप वर्ल्ड बैंक कहता है कम कर दे, ये क्या किसका है, पेंशन से हम काट सकते हैं कार्ड के रूप। सो इस वक्त पाकिस्तान का पेंशन बिल जो है इट इज ग्रेटर देन इट्स सैलरी। यू पे मोर टू पीपल हु आर रिटायर्ड देन टू पीपल हु आर एक्टिवली इन सर्विस, एंड ये बढ़ता जा रहा है डे ईयर ऑन ईयर। इसको रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं वेस्ट में, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई इशू नहीं, अगर आपको भी मैं आपको बता दूं, लेकिन वो ज्यादा वो इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि पेंशन क्या है, मैं ऑफिस का दिस इज हाउ यू कट योर एक्सपेंडिचर। मैं कहूं जी एक्सपेंडिचर में मैं इतना ही काट सकता, दूसरा काम क्या कर सकता, जो कमा रहे हो वो ज्यादा कमाओ, कमाने में आप फिर क्या करें, मैंने आपको बताया कैसे कमाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन और कस्टम ड्यूटी। वो कहेगा कस्टम ड्यूटी बढ़ा दें, कस्टम ड्यूटी जितनी आप बढ़ाएं बाहर से आए हुए प्रोडक्ट्स उतने महंगे हो जाते हैं, उनकी परचेज कम हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम, क्योंकि हम तो खरीदते ही बाहर की प्रोडक्ट। आपको मैं बता दूं यूनाइटेड वालों की गाड़ी ले खरीदोगे, कोई जाके यूनाइटेड की गाड़ी ले, सुजुकी मैरान ले लोगे, यूनाइटेड की गाड़ी नहीं लो। सो मैं उन पे कस्टम ड्यूटी लगा दूं, वो महंगी हो जाएगी ऑब्वियसली। दूसरी चीज क्या है, डायरेक्ट टैक्सेशन। आपकी टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज द लोएस्ट इन द रेंज 11%। टैक्स टू जीडीपी, आपके जीडीपी के लिहाज से जितना आप टैक्स करते हो दैट इज 11% ऑफ योर जीडीपी। व्हाट इज योर जीडीपी इज 360 बिलियन, 10% बन गया 36 बिलियन, तो तकरीबन आपके टैक्स आप उठा रहे हो 40 बिलियन ईयरली।
ठीक है, तो वो कम है। तो एक चीज ये वर्ल्ड बैंक आपको कहता है या IMF कहता है टैक्स ज्यादा करो। एंड आपने अगर IMF के डायरेक्टर की रिसेंट स्टेटमेंट पढ़ी, उसने कहा टैक्स द रिच। अब टैक्सेशन में फिर पूरी दुनिया खुल जाती है, किसको टैक्स करें, स्लैब्स, इनकम टैक्स के स्लैब्स क्या बनाए, किन को एग्जेम्पशन होनी चाहिए। अगर आप 1 लाख या सॉरी अगर एक बंदा है जो कि कमा रहा है 3 लाख साल का, उसकी महीने की तनख्वाह कितनी होगी? 25,000। 25,000 में क्या हुकूमत को उससे टैक्स देना चाहिए? अगर हुकूमत 25,000 वो कमाए और हुकूमत के हर महीने के 2% या इतने हजार मुझे भी देना है, तो क्या आप वो पॉपुलर से पॉसिबल नहीं है। सो इनकम टैक्स की चीजें, फिर आपकी रियल एस्टेट पे टैक्स नहीं है, रियल एस्टेट पे कोई प्रॉपर्टी होल्डिंग टैक्स नहीं है, जो कि DHA लगाती है। सर पहले एग्रीकल्चर मजे की बात है, अगर आप DHA में प्लॉट लो तो आपके पास होल्डिंग टैक्स है, प्लॉट ले लिया ना, उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं की, तो वो आपको चार्ज करते हैं कि आपने इतने अरसा होल्ड किया रखा है, आपने कुछ किया नहीं, नॉन यूटिलाइजेशन फी कहते हैं उसको। एंड ठीक ठाक है, हुकूमत ये नहीं करती, बिकॉज हुकूमत अगर ये करना शुरू हो तो लोग रियल एस्टेट के पार प्लॉट लेके छोड़ नहीं देंगे कि जी प्लॉट पाइजन प्लॉट ले ले 15 साल बाद जड़ा इन्हों बेच पाइजन 10 साल पहला फाइल लाई सी, आज करोड़ दी गई, वो करोड़ दी अगर विकने ते आए तो कोई 10 लाख तो टैक्स भी देना, बिकॉज आपने प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है। पार्क योर मनी। So rich people do not keep their money in their bank account because उन्हें पता है मैंने अगर आज 1 करोड़ रुपया बैंक अकाउंट में रखा है, आज अगर 1 करोड़ फर्ज करें $5,000 के 5,000 $50,000 के बराबर है, तो कल 1 करोड़ विल ओनली बी इक्वल टू $25,000 रुपए की कदर गिर। सो वो फिर कहाँ रख देते हैं? रियल एस्टेट, दे पार्क देयर मनी। दूसरा एग्रीकल्चरल टैक्स है। सर आप बहुत कम। वाटर यूजेज का टैक्स है, एमिनिटीज पे टैक्स है। सो ये टैक्सेशन में फिर पूरी दुनिया खुल गई। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आपका जनरल सेल्स टैक्स का मॉडल है, बाहर के मुल्कों में वैल्यू एडिशन टैक्स, वैट का मॉडल है, वैल्यू एडेड टैक्स, जिस चीज में भी वैल्यू ऐड हुई है उसका टैक्स एक यूनिफॉर्म मॉडल है, वो एक पूरी दुनिया खुल जाती है। सो टैक्सेशन में आप ये कर सकते हो। तीसरी चीज क्या कर सकते हो कमाने के लिए? कस्टम। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर द बेसिक इश्यूज ऑफ यू। इसके अलावा भी है प्रोडक्टिविटी क्राइसिस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इशू है, आपकी इकोनॉमिक मेकअप है कि आपकी कितने % इकोनॉमी एग्रीकल्चरल सेक्टर, हाउ मच ऑफ योर GDP? 19। सर्विसेज कितना है? सर्विसेज 59 है। मैन्युफैक्चरिंग कितना? सबसे ज्यादा पैसा आपको मैन्युफैक्चरिंग है एंड वो सबसे कम, क्योंकि आपने प्राइमरी मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से डायरेक्ट टर्शरी पे गए। प्राइमरी होती है जब आप ज्यादा एग्रीकल्चर, बहुत कम इंडस्ट्री, थोड़ी सर्विस। सेकेंडरी ज्यादा आपके पास एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री ज्यादा एंड साथ सर्विसेज, एग्रीकल्चर कम, इंडस्ट्री ज्यादा और सर्विसेज ज्यादा। एंड टर्शरी में सर्विसेज सबसे ज्यादा, फिर इंडस्ट्री एंड सबसे कम एग्रीकल्चर। आपके पास सेकेंडरी आई ही नहीं, आप डायरेक्ट गए हो प्राइमरी से टर्शरी, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये भी एक क्वेश्चन है। सो इकोनॉमी पे वी डोंट नीड अ लेक्चर, वी जस्ट नीड अ डिस्कशन। मैंने सिर्फ आप लोगों के दिमाग खोले और कुछ करने का, राइट? बाकी एनर्जी पे जरूरत है वो मैंने आपको बता दिया। रेस्ट इंशाल्लाह विल कवर अगले लेक्चर्स में, क्योंकि अभी अगर मैं ना चुप किया तो सर ने जो है ना कुछ कर देना चाहिए। पता नहीं सर, बेहतर।